वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने संघ की कार्यपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 2-3 वीडियोस हमने पीछे अपलोड किए हुए हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की गई है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर संघ की कार्यपालिका संबंधित टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है। गलत है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों, हमें चुनना है कौन सा वक्तव्य सही है। तो ये हमारा गलत है। राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन नहीं करता है, अपितु प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का चयन करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और तब राष्ट्रपति उन मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके पद पर नियुक्त करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने सहयोगी मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। गलत है। अगला, अपने मंत्रिमंडल में काम करने के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है। यह ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में काम करने के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें यही चुनना था कौन सा वक्तव्य सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, संविधान में यह प्रावधान है कि सभी कैबिनेट मंत्री केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे। बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कैबिनेट मंत्री केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट मंत्री के निर्देशाधीन कार्य करता है। यह भी ऑप्शन हमारा कथन गलत है। तो इसमें से हमें चुनना था कौन से कथन सही है। तो ना तो 1 और ना ही 2 है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या मंत्री के तौर पर नियुक्त होने के बाद 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में सफल नहीं रहा तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैबिनेट सचिवालय महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभाता है। यह प्रधानमंत्री के निर्देश के अंतर्गत संचालित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है। अगला दिया है, यह सभी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। जी हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यह विधेयकों का निर्माण कर संसद के दोनों सदनों में उन्हें पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह नई लोकसभा के चुनाव होने तक पद धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला, लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। फिर राष्ट्रपति स्वेच्छा से प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकता। जी हाँ, यह भी बात सही है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से प्रधानमंत्री को अपने पद से नहीं हटा सकता। सामान्य लोकसभा को भंग कर दिए जाने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि नई लोकसभा के चुने जाने तक पद पर कार्य करता रहे। उसे प्रतिमाह वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। हमें यही चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट या मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों के संबंध में सही है। पहला, यह विभिन्न मामलों को कैबिनेट और उनकी समितियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वह निर्णयों के अभिलेख तैयार करता है। यह भी सही है। वह निर्णयों के कार्यान्वयन के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही करता है। यह कथन भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हैं। कैबिनेट सचिवालय के कार्यों के संबंध में सभी कथन सही हैं। कैबिनेट सचिवों की समिति के लिए भी काम करती है, जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समय समय पर बैठकें करती है। यह
समस्याओं पर विचार कर सलाह देती है। निर्णयों के अभिलेख तैयार करने का तथा उनके कार्यान्वयन का दायित्व भी कैबिनेट का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय प्रशासनिक संरचना के पद सोपान में निम्नलिखित पदों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें उन प्रशासनिक संरचना के पद सोपान में उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊपर आता है सचिव, उसके नीचे आता है अतिरिक्त सचिव, फिर उसके नीचे आता है संयुक्त सचिव, फिर आता है उप सचिव, फिर आता है अवर सचिव। तो सबसे पहले आएगा सचिव पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे अतिरिक्त सचिव, तीसरे नंबर पे संयुक्त सचिव, चौथे नंबर पे उप सचिव, पांचवें नंबर पे अवर सचिव, सबसे आखिरी में आएगा अवर सचिव। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सोपान सही हो जाएगा? 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्या सचिव का कार्य होता है, किसी मंत्रालय या विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है सचिव, तथा यह नीति से संबंधित सभी विषयों पर मंत्री को सलाह देता है। सचिव मंत्री को सलाह देता है नीति और सभी विषयों पर। अतिरिक्त सचिव पर काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त सचिव पद पर सृजित किया जाता है। अतिरिक्त सचिव को सचिव के काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त सचिव पद सृजित किया गया है। फिर आता है संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव की नियुक्ति विशेष रूप से दोनों सदनों के विधायी कार्यों के सदस्यों की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिकारी के रूप में की जाती है। उप सचिव एक ऐसा अधिकारी होता है जो सचिव की ओर से काम करता है तथा जो एक प्रभाग का प्रभारी होता है। अवर सचिव एक शाखा का चार्ज संभालता है तथा वह कार्य को आगे बढ़ाने व अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर ही निर्भर करती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। यानी कि 1 2 3 यानी ये सभी कथन हमारे सही हैं। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कार्यकारिणी परिषद के सचिव के पद को कैबिनेट सचिव का नाम दे दिया गया। जो पहले सचिव का पद था कार्यकारिणी परिषद के सचिव, उसे ही स्वतंत्रता के बाद कैबिनेट सचिव कहा गया तथा इससे संबंध कार्यालय को कैबिनेट सचिवालय नाम दिया गया। कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करता है, इसके विचार विमर्श के लिए आवश्यक सूचना की व्यवस्था करता है तथा कैबिनेट एवं उसकी समितियों के विचार विमर्श एवं निर्णयों का लेखा जोखा रखता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा समस्त मंत्रालयों को शासन की महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं देता है। अगला कथन व कारण से संबंधित प्रश्न है। नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। बिल्कुल सही है। नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। अगला है कारण इसका दिया, नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करेगी। यह कथन गलत है। यदि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करेगी तो वह कभी भी अच्छी नीतियाँ नहीं बना पाएगी। तो इसलिए कथन हमारा सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। इसीलिए नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। इसलिए नौकरशाही को राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 और सूची 2 में दो दी हुई है। सूची 1 में सेवाएं दी हैं तथा सूची 2 में कार्य पद्धति दी है। हमें मिलान करना है। पहला दिया है भारतीय विदेश सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा जहां बहाली हो उसी प्रदेश में काम करना। जी नहीं, केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करना। जो देश की राजधानी या अन्य जगहों पर हो ये भी नहीं होगा। जिस प्रदेश में भेजा जाए अथवा प्रतिनियुक्त पर केंद्र में हो ये भी नहीं होगा। भारत के लिए विदेशों में कार्य करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारतीय विदेश सेवा का मतलब भारत के लिए विदेशों में कार्य करना। फिर अखिल भारतीय सेवा यानी जहां बहाली हो उसी प्रदेश में काम करना। जी नहीं, केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करना। जो देश की राजधानी व अन्य जगहों पर। जी नहीं, जिस प्रदेश में भेजा जाए अथवा प्रतिनियुक्त
पर केंद्र में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिस प्रदेश में भेजा जाए अथवा प्रतिनियुक्त पर केंद्र में। अगला, केंद्रीय सेवाएं, इसका सही हो जाएगा केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करना या देश की राजधानी या अन्य जगहों पर नियुक्त करना। सी का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि अगला दिया प्रादेशिक लोक सेवा। प्रादेशिक लोक सेवा मतलब कि जहाँ बहाली हो उसी प्रदेश में कार्य करना। तो पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भारत के लिए विदेशों में कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जिस प्रदेश में भेजे जाते हैं वहाँ अथवा प्रतिनियुक्त पर केंद्र में सेवारत रहते हैं। केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो प्रायः देश की राजधानी में है सेवारत होते हैं। प्रादेशिक लोक सेवा के अधिकारी उसी राज्य में काम करते हैं जहाँ उनकी नियुक्ति होती है। इसी के साथ में हमारा संघ की कार्यपालिका टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। लगभग हमने 56 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियोस सेक्शन में जाकर आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस क्या पेपर के लेवल के हैं भी या नहीं। अगर हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।